हेलो भाई, तो स्वागत है आपका हमारे चाणक्य जी के क्लासेस में। आज हम फिर से आ चुके हैं आप लोगों के सामने रसायन विज्ञान के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर, जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस बार भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में 1-10-18 में आ चुका है। तो वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। तो वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। तो वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। तो वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। इस प्रकार हम हर एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़ेंगे, जिससे दिमाग में सेट हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिश्रण प्रकृति में डैश डैश हो सकता है। यह क्वेश्चन आरआरबी जेई 2619 में आ चुका है। तो मिश्रण प्रकृति में समांगी और विषमांगी दोनों हो सकते हैं। अगर कोई मिश्रण है तो प्रकृति में समांगी या विषमांगी दो ही प्रकार के हो सकते हैं। तो मिश्रण प्रकृति में किस प्रकार हो सकते हैं, विषमांगी या समांगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते, उसे क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन एनटीपीसी 12/4/2016 में आ चुका है। जब दो पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, तो वह अमिश्रणीय उस कहलाता है। जब दो तरल पदार्थ नहीं घुलते हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, तो उसे हम अमिश्रणीय कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश डैश के अनुपात में उपस्थित होते हैं। यह क्वेश्चन ग्रुप डी 7/12/2018 में आ चुका है। तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:8। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमारा होता है 1:8 होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था। यह क्वेश्चन ग्रुप डी 4/10/2018 में आ चुका है। तो डाल्टन का सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित था। तो डाल्टन का सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित था। डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित था, तो डाल्टन का सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शब्द परमाणु को किसने खोजा। यह क्वेश्चन ग्रुप डी 31/10/2018 में आ चुका है। तो परमाणु शब्द की खोज डेमोक्रिटस ने की थी। परमाणु शब्द की खोज किसने की थी, तो परमाणु शब्द की खोज डेमोक्रिटस ने की थी। शब्द की खोज डेमोक्रिटस ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, यानी कि जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 8/10/2018 में आ चुका है। तो अणु वह पदार्थ है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। कौन सा पदार्थ है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तो अणु वह पदार्थ है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन, CO2 में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। यह क्वेश्चन आरआरबी एलपी 14/8/2018 में आ चुका है। तो हमारा आंसर होगा कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 27.3 होती है। तो CO2 में कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो CO2 में कार्बन की मात्रा 27.3% होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या है। यह क्वेश्चन ALP 20/8/2018 में आ चुका है। तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 5.3 × 10⁻³ ग्राम होता है। तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 5.3 × 10⁻³ ग्राम होता है। तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 5.3 × 10⁻³ ग्राम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विलेय और विलायक का समांग मिश्रण क्या कहलाता है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी 5/4/2021 में आ चुका है। तो विलेय और विलायक अगर जहाँ में मिलेंगे वहाँ विलयन ही तो बनेगा। तो विलेय और विलायक का मिश्रण हमारा विलयन कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी 5/4/2016 में आ चुका है। तो तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन को वाष्पीकरण कहा जाता है। तो हमारा क्या होगा, तरल अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्राउनियम गति की खोज किसने की थी। यह क्वेश्चन एलपी टेक्नीशियन में 31/8/2018 में आ चुका है। तो ब्राउनियम गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ब्राउनियम गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो ब्राउनियम गति की खोज किसने की थी, तो ब्राउनियम गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन इस क्लास में ही याद हो जाएगा। तो आप लोग लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी और शेयर कर दीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में 25/9/2018 में आ चुका है।
तो सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 106 होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 106 होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 106 होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है CO2 का सापेक्ष द्रव्यमान क्या है? यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में 11/10/2018 में आ चुका है। तो CO2 का सापेक्ष द्रव्यमान 28 है। तो CO2 का सापेक्ष द्रव्यमान क्या है? तो CO2 का सापेक्ष द्रव्यमान 28 है। CO2 का सापेक्ष द्रव्यमान 28 है। हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्यतया परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो यह क्वेश्चन आरआरबी जेईई 29/5/2019 में आ चुका है। तो सामान्यतः परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ये सब तो आप लोग सब जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। यह क्वेश्चन आरआरबी जेईई 29/5/19 और ग्रुप डी में 16/10/2018 में आ चुका है। तो एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋण आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है और एक प्रोटॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 धन आवेश होता है। हमारा अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन एनटीपीसी 18/1/2017 में आ चुका है। तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2018 में आ चुका है। तो तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 हो सकती है। तो तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इलेक्ट्रॉन में तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 हो सकती है। कैसे निकालेंगे कितनी संख्या हो सकती है? तो यहाँ पर इसका होता है 2n² सूत्र। 2 हमारा हो गया गुणे n हमारा हो गया कक्षक, तो 3 कक्षक है, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। तो 2 × 3 = 9, 9 दूनी 18, 18 इलेक्ट्रॉन हमारे आगे। ये होता है संख्या निकालने का सूत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है परमाणु के चतुर-स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन ग्रुप डी में 23/10/2018 में आ चुका है। तो परमाणु के चतुर-स्तर में यानी कि चौथे कक्षे में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो परमाणु के चतुर स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो परमाणु के चतुर स्तर में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? यह क्वेश्चन एनटीपीसी 4/4/2016 में आ चुका है। तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन जेईई 14/12/2014 में आ चुका है। तो जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे परम तापमान कहते हैं। तो जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे परम तापमान कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? यह क्वेश्चन एनटीपीसी 2/4/2016 में आ चुका है। तो रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। तो रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी। ये दोनों पति पत्नी थे, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भी सपोर्ट करें।